नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी सीरीज है ना, जो मास्टर 30 सीरीज है फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स है ना, जो बोर्ड के बच्चे हैं हमारे, अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से या अदर बोर्ड से भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली यहां पर हम करने वाले हैं कवर, है ना, 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन, है ना, कहाँ कर कौन किस चैप्टर के, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के। तो जैसा कि तुम्हें पता है, मैं हूं पंकज बौरासी और सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। तो इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो बेसिकली है ना, कौन सा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण एवं समीकरण, ठीक है। तो बेसिकली चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो बेसिकली बताओ, भौतिक परिवर्तन क्या होता था? भौतिक परिवर्तन क्या होता था? बताओ बताओ बताओ। तो भौतिक परिवर्तन मतलब होता है भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुणों में परिवर्तन, अच्छा, भौतिक गुणों में परिवर्तन, ठीक है भाई, समझ गए हम। भौतिक गुण, अच्छा, भौतिक गुण क्या होता है? सपोज करो तुम्हारे पास एक कागज है, कागज किस शेप का है वो उसका भौतिक गुण है, किस अवस्था में है वो उसका भौतिक गुण है। तो ऐसे गुण जिसे तुम बाहर से ऑब्जर्व किया करते हो, है ना, ऐसे गुण जिन्हें हम बाहर से ऑब्जर्व किया करते हैं ना, एक्सटर्नल फीचर पर बेस्ड होता है, एक्सटर्नल फीचर्स पर बेस्ड होता है, उन्हें हम बोलते हैं भौतिक गुण, ठीक है। जैसे कि इस पेन को बोल सकता हूं, पेन को देख के तुम क्या बोल सकते हो? सर इसका आकार और आयतन निश्चित है, ठीक है, और यही कारण है कि यह ठोस है। ये क्या हुआ? एक भौतिक गुण हुआ। क्या हुआ? एक भौतिक गुण। तो जब भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए तो वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। और एक बात याद रखना, इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है ना, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, नया पदार्थ नहीं होता। अब देखो, खुद सुनो, जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना। तो बेसिकली जल क्या होता है? H2O, है ना, और लिक्विड होता है। जैसे इसको तुम गर्म करोगे बनेगा H2O गैस, जो जल वाष्प होती है। बताओ यहां पर कोई नई चीज बनी क्या? नहीं, यहां पर भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ, यही कारण है कि एक भौतिक परिवर्तन है। हमसे पूछा है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में अगर हम बात करें, नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ जो है ना, नया पदार्थ जो है, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहां पर क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। आई होप तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर चीजें हो रही होगी। चलो, नया पदार्थ। अच्छा देखो, बर्फ की गलन पर जल का बनना। बेसिकली जल क्या होता है भाई, है ना, बर्फ क्या होती है? H2O ही रहता है और ये होता है ठोस। जैसे तुम इसको गर्म करोगे ये बनेगा H2O लिक्विड। क्या होगा? H2O लिक्विड। यहां पर कोई चीज नहीं बनी क्या? नहीं बनी, जल था, जल ही रहा, बस उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, यही कारण है कि एक भौतिक परिवर्तन है। अब बेटा ध्यान से सुनो, जल में लवण का विलय होना। सोचो, तुमने क्या करा? तुमने NaCl ठोस लिया, सोडियम क्लोराइड ठोस लिया। क्या लिया? ठोस लिया। जैसे ही तुमने इसको पानी में डाला, ये क्या बना लेगा? Na+ एक्वस और Cl- एक्वस, मतलब घुलना, ठीक है ना, मतलब घुलना। बेसिकली यहां पर कोई चीज नहीं बनती, कोई नई चीज नहीं बनती यहां पर बिल्कुल। अगर हम बात करें, NaCl था, NaCl ही रहा, यहां पर किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। बट तुम जैसे ही LPG का दहन, जैसे ही तुम LPG को जलाते हो ना, LPG को जलाते हो, तो बेसिकली यहां पर बनता है CO2 गैस। क्या बनती है? CO2 गैस। और यहां पर एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यही कारण है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो, अगर हम बात करें, एक रासायनिक परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि वहां पर कोई नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से किस में प्रारंभिक पदार्थ की पहचान अपरिवर्तित है? ध्यान से समझना, अपरिवर्तित मतलब कोई नई चीज बनी ही नहीं, है ना, प्रारंभिक पदार्थ जैसा था वैसे ही रहा। मतलब कौन सा हमें बताना है? भौतिक परिवर्तन। दूध से दही बनना। बेसिकली दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टल का निर्माण, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। वही बात करें, अंगूर का किण्वन और भोजन का पाचन, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है, अगर हम बात करें, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, कौन सा एक, अगर हम बात करें, भौतिक परिवर्तन है। तो बेसिकली ऑप्शन A, C और अगर हम बात करें D जो है ना, वो हमारे होने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्लियर है? पक्का? चलो, तो ऑप्शन B करेक्ट था। जल का विद्युत अपघटन
एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। ध्यान से सुनो, बेसिकली क्या होता है, हम वियोजन अभिक्रिया 3 तरीके की अभिक्रिया देखा करते हैं वियोजन में। एक होती है ताप वियोजन अभिक्रिया, जहां हम टेम्परेचर देखते हैं, हीट देते हैं और उससे अगर बात करें वियोजन होता है। एक होती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाह करके वियोजन करते हैं। और एक होती है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, जहां पर हम प्रकाश देकर अगर बात करें वियोजन करते हैं। तो बेसिकली यहां पर विद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में बात करी है। और जहां पर जल का विद्युत अपघटन होता है, जो H2O होता है, इसको वियोजित करते हैं किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। अब ध्यान से सुनना, जो इनके सामने जो नंबर लिखा होता है ना, वही मोल होते हैं। क्या होते हैं, मोल होते हैं। ध्यान से सुनो, यहां पर हाइड्रोजन अगर मैं इसको संतुलित करूं तो यहां आ जाएगा 2, ये 2H2 और ये ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनो, ये संतुलित हो गई। अब ये जो सामने लिखा हुआ है ना, यही क्या है, मोल। अब तुम मुझे ये बताओ, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सामने कितना है, 2, ठीक है, अनुपात ऑक्सीजन के सामने कितना है अगर बात करें, 1, ठीक है, हाँ, 2:1, मतलब क्यों, कुछ नहीं है तो हमने लिख लिया 1। तो 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। अब देख लो ध्यान से, तो देखो भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अनुपात जो है, निकलने का अनुपात होगा, वो होगा 2:1, मतलब ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है? तो तुम या तो बात कर लो श्वसन अभिक्रिया की, या फिर अगर हम बात करो ये वाली अभिक्रिया बात कर लो, कौन सी, साग सब्जियों का विघटित होकर। ये सभी की सभी अगर हम बात करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ। और ये बात रखना, अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, हाँ। अगला हम बात करते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया में एक्स, वाई और जेड की पहचान कीजिए। बेसिकली क्या होता है, जो सामने लिखे होते हैं ना, जैसे मैंने बताया था, ये होते हैं मोल। क्या होते हैं, अगर हम बात करें मोल, यहां जो लिखा जाता है, ये ब्रैकेट में, छोटे से ब्रैकेट में, इसको लिखा जाता है भौतिक अवस्था को। यहां पर हम क्या लिखते हैं, भौतिक अवस्था को, जो ठोस है, द्रव है, गैस है, या फिर जल में घुला हुआ है, वो हम लिखा करते हैं। भौतिक अवस्था कौन कौन सी हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, ठोस है ना, ऐसा लिखा होगा, या फिर लिक्विड हो लिखा होगा, या फिर अगर हम बात करें गैस लिखा होगा, या फिर है ना, या जल में घुला हुआ तो हम लिखते हैं एक्वस, AQ, ठीक है, हाँ। इस तरीके की भौतिक अवस्था लिखी होगी, ये जैसे कि ये लिखी हुई है, ठीक है। सामने क्या लिखा रहता है, मोल लिखा रहता है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लिखते हैं अभिक्रिया की स्थिति। क्या लिखते हैं, अभिक्रिया की स्थिति, ठीक है। कैसी अभिक्रिया है भाई, क्या टेम्परेचर रखा है, क्या प्रेशर रखा है, उसके बारे में हम अगर बात करें देखा करते हैं, ठीक है। अभिक्रिया की स्थिति, लेट मी करेक्ट करते हैं इसको ना। अभिक्रिया की स्थिति के बारे में हम यहां पर देखा करते हैं। अब देख लो ध्यान से सुनो, एक्स क्या है, गैस है क्या, नहीं, ये ठोस होता है। KClO3 क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, एक्स क्या है अगर हम बात करें, सबसे पहले है ना, एक्स कहाँ है, ये दिया हुआ है। तो क्या मोल की संख्या है, नहीं, मोल की संख्या तो क्या है हमारी, अगर हम बात करें पहले ही दी हुई है, ठीक है। अब एक्स जो है वो भौतिक स्थिति है, तो हम लिख सकते हैं एक्स जो है वो KClO3 और KCl की भौतिक स्थिति है, मान गए, है ना। वाई जो है अभिक्रिया स्थिति है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और Z जो है O2 की भौतिक स्थिति है। Z कहाँ गया भाई, हाँ, O2 की भौतिक स्थिति, बिल्कुल भाई। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंपल। अच्छा, सो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, अभिकारकों और उत्पादों को समीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। रासायनिक समीकरण भी 2 टाइप के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, नहीं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण में ऐसा होता है कि जो अभिकारक और उत्पादों के जो परमाणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है, मतलब जितना अभिकारक और उतना उत्पाद, ठीक है। इसके बारे में अपन डिस्कशन करते चलेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। आगे देखते हैं। अच्छा, एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि वायु में अगर बात करें जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है कि मैग्नीशियम धातु जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होती है। क्या होती है, बहुत ही अधिक क्रियाशील होती है। आप खुद सोचो कि ये मैग्नीशियम धातु है और ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, तो ये वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक ऊपर लेयर बना लेती है। मतलब ऊपर का जो मैग्नीशियम है वो पहले ही जल चुका होता है, पहले ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर चुका होता है। ध्यान से सुनो, तो क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये मैग्नीशियम की रिबन है ना, और इसके ऊपर क्या है ना, इसके ऊपर तुम देखोगे पहले ही मैग्नीशियम इतने जो संपर्क में था ना वायु के, जो वायु के संपर्क में था वहां पर पहले ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ चुकी है। बीच वाला मैग्नीशियम तो वैसा कि वैसा है ना, बीच वाला वायु के संपर्क में नहीं था, बट ऊपर की जो लेयर है
है ना, वो अगर हम बात करें अभिक्रिया कर चुकी है और ऊपर पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। अब खुद सोचो, क्या यहां पर तुम जलाओगे तो क्या वो जलेगा? यहां तो पहले ही जल चुका है ना, ये तो पहले ही जल चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। और साफ ऐसे करते हैं कि भाई इसके ऊपर की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है, इसके ऊपर की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है उसको हटा सके। सो मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील तत्व है और ये वायु के साथ अभिक्रिया करके अपनी चारों ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की परत बना लेता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि रिबन के ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए और वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। और बेसिकली ये होता है कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये भी तुम्हें पता होगा कि ये चमकदार श्वेत होता है। कैसा होता है? यह चांदी के समान श्वेत होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो कैसे रंग का होता है? ये चांदी के समान श्वेत होता है। ठीक है, हाँ। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना, ये सफ़ेद चूर्ण होता है। कैसा होता है? सफ़ेद चूर्ण होता है। ये इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रखना, कभी तुमसे पूछ ले। ठीक है, हाँ, कभी तुमसे पूछ ले तो तुम लोग बता देना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है? ये होता है सफ़ेद चूर्ण। कैसा होता है? सफ़ेद चूर्ण। ये तो दहन अभिक्रिया लिख दी है बेसिकली, है ना। ऊपर ही वाला तुम देख लो तो ये मैग्नीशियम धातु हो गई और ये है ऑक्सीजन गैस। क्या है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये दहन अभिक्रिया लिख दी मैंने बेसिकली इस तरीके से। और जब इसको हटा दिया जाता है ना, इसको मैग्नीशियम हटा दिया तो चिमटे की सहायता से इसको पकड़कर जलाया जाता है। ठीक है, तो चमकदार श्वेत लौ के साथ ये जलता है। और अगर हम बात करें, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो एक रासायनिक समीकरण में एक इन्फॉर्मेशन सुन लो, आपको अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र और प्रतीक बताता है। ठीक है, क्या क्या बताता है? रासायनिक समीकरण ये सब बताता है। रासायनिक समीकरण किसी पदार्थ की भौतिक स्थिति दिखा सकता है, चाहे वह ठोस हो जैसे S लिखते हैं हम, द्रव हो मतलब लिक्विड लिखते हैं, गैस हो यानी कि अगर हम बात करें G लिखते हैं, और विलयन में हो मतलब भाई जलीय विलयन में हो तो हम उसके लिए AQ लिखते हो। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन होता है, मतलब जितना अभिकारक हमने लिया है उतना ही उत्पाद का निर्माण होगा। बेसिकली तुम देखोगे, है ना, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या बराबर है उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों द्वारा दर्शाई गई रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। है ना, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बेसिकली MCQ नहीं, तुम लोग MCQ समझ लो, हमें इन चारों अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताना है। बेसिकली यहाँ देखो, ए ने क्या किया, ए ने बी की जगह ले ली, है ना, और बना लिया AC और बी को बाहर कर दिया। इस अभिक्रिया को मैं बोलता हूं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलता हूं? विस्थापन अभिक्रिया। आप लोगों को पता होना चाहिए वह अभिक्रिया जिसमें, है ना, जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को मैं बोलता हूं विस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया जिंक जो होता है ठोस। जैसे तुम इसके साथ CuSO4 एक्वस लेकर आओगे, कॉपर सल्फेट लेकर आओगे, तो ये बनाएगा ZnSO4, है ना, मतलब कॉपर को उठाकर फेंक देगा। ठीक है, और साथ में कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर तुमने एक चीज़ सीखी कि जिंक ने कॉपर को हटा दिया, बन गया ZnSO4 और कॉपर निकल गया। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है जो हमने देख लिया। ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पर 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसको मैं बोलता हूँ संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलता हूँ? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलता हूँ? संयोजन अभिक्रिया, जहाँ पर एक अभिकारक जो है, नहीं सॉरी, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो होते हैं वो मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। A और B ने मिलकर C का निर्माण किया, मतलब ये 2 थे और इन्होंने एक को बनाया। संयोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। और बेसिकली अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, है ना, बेसिकली अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो ले लो, CaO प्लस H2O, ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस। तुम वो भी लिख सकते हो क्या कि भाई C प्लस O2 CO2, है ना, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जल होता है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका निर्माण होता है। मैं एग्जांपल्स भी लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन हमसे तो सिर्फ अभिकारक के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार पूछे थे, हमने लिखवाते भी चल रहे हैं। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ भाई, P किसके साथ चला गया, S के साथ, और Q किसके साथ चला गया, R के साथ। मतलब यहाँ पर आयनों का विनिमय हो रहा है और ऐसी अभिक्रिया को मैं बोलता हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलता हूँ बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलता हूँ? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हाँ भाई।
तो इसको हम बोलते हैं द्वि-विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? हाँ ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तुम ये ले लो NaOH, ठीक है, ये लो यार, सिंपल सी बात, AgNO3, इसमें एक और एग्जाम्पल बता दूंगा, प्लस NaCl। तो जब ये बनता है तो ये बनता है AgCl प्लस NaNO3। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया तो है। देखो Ag किसके साथ चला गया? Cl के साथ। Na किसके साथ चला गया? NO3 के साथ। इन्होंने बना लिया और यहाँ पर आयनों का विनिमय हुआ, यही कारण है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। अब बेटा क्या है इसमें, एक और चीज ध्यान से समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो AgCl बनता है ना, वो बनता है ठोस अवस्था में। ये सब तो एक्वस रहते हैं, ये भी एक्वस रहता है, ये भी एक्वस रहता है, बट जो AgCl है, जो AgCl है वो क्या होता है, अगर हम बात करें, वो ठोस अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक स्पेशल टाइप होता है, वो होती है अवक्षेपण अभिक्रिया, जहां पर क्या होता है, एक ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रिया जहां पर एक अविलय ठोस का निर्माण होता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते चलो। अच्छा एक और रह गया यार, सॉरी। अच्छा ये कौन सा है भाई? 2B है ना, 2B ने A2 को हटाया, बना B2O3 प्लस 2A। बताओ कौन सी अवस्था अभिक्रिया हो गई, है ना? तो ध्यान से देखो, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताने वाले हो। इन तीनों में से कोई एक है, इन तीनों में से ये कोई एक है, तो मैं ये बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है लास्ट वाले का। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट विलयन, जब बैरियम क्लोराइड विलयन के बीच अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? परमाणुओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, देख लेते हैं भाई। तो बेसिकली क्या है, मैं ले रहा हूं सोडियम सल्फेट जो होता है Na2SO4, और बैरियम क्लोराइड होता है बच्चे BaCl2, है ना? ठीक है, सोडियम सल्फेट कैसा होता है? एक्वस। बैरियम क्लोराइड कैसा होता है? एक्वस। ठीक है, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं बैरियम सल्फेट BaSO4, और साथ में बनता है, अगर हम बात करें, 2NaCl। क्या बनता है? 2NaCl। अच्छा ये एक्वस होता है, बट यहाँ पर एक चीज होती है, यहाँ पर जो बैरियम सल्फेट होता है वो एक सफेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? सफेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है बच्चों? सफेद अवक्षेप बनता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सफेद अवक्षेप बनता है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर Na किसके साथ गया? Na किसके साथ गया? Cl के साथ, है ना? Ba किसके साथ गया? SO4 के साथ। तो बेसिकली यहां पर आयनों का विनिमय हुआ। आयनों का क्या हुआ? विनिमय। और जहां आयनों का विनिमय हो जाए, क्या हो जाए? आयनों का विनिमय हो जाए, लेन देन हो जाए, ठीक है, उसको, विनिमय मतलब होता है लेन देन, उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया। इन सभी के नीचे नाम लिखकर आना। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया तुम लोगों को, क्या बताया? जैसे मैंने बताया तुम्हें Na2SO4, है ना? जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया? Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट ये कर रहा है किसके साथ रिएक्शन? बैरियम क्लोराइड के साथ। ये बनाएगा बैरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड। तो बैरियम सल्फेट का जो होता है यहाँ पर सफेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? सफेद अवक्षेप बनता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है। तो बेसिकली परमाणुओं का आदान प्रदान नहीं, आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन सेकंड सही हो गया। अवक्षेप बन रहा है तो ये भी सही हो गया। एक अघुलनशील लवण का उत्पादन हो रहा है तो फोर्थ भी सही हो गया। ठीक है, क्या हो गया? फोर्थ भी सही होगा। परमाणुओं का नहीं बात करेंगे हम, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो बेसिकली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पक्का? पक्का? जल्दी बताओ, इसमें कोई समस्या है? इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? सिंपल सा था। पक्का? आगे बढ़ूं? जल्दी बताओ। अरे भाई जल्दी बताओ, है ना? चलो, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है या अभिक्रियाएं हैं? यहां पर तुम देखोगे लेड ने Cu को हटाया, PbCl2 बना और साथ में लेड बना। ठीक है, हाँ है क्यों? ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि भाई ये तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ये कौन सी हो गई? ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ लेड ने किसको, अगर बात करें, किसको विस्थापित किया? इसने विस्थापित किया कॉपर को, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अच्छा, ये द्विविस्थापन हो गई क्योंकि Na किसके साथ गया? Ba के साथ, और SO4 किसके साथ गया? Cl के साथ। अभी देखा तो ये द्विविस्थापन हो गई। ठीक है, तो भाई ये द्विविस्थापन हो गई, द्विविस्थापन हो गई। क्लियर है? C+O2 ये तो संयोजन हो गई। क्या हो गई? संयोजन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो लास्ट वाला है ना, ये जो लास्ट वाला है ये मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट वाला है ना, वो कौन सी अभिक्रिया होने वाली है, आप वो मुझे बताने का प्रयास करो। ठीक है, हाँ बेसिकली अगर तुम पहला वाला ऑप्शन देखोगे, पहला वाला ऑप्शन देखोगे तो वहां पर क्या कर रहा है? लेड जो है ना, लेड जो है वो विस्थापित कर रहा है किसको? अगर हम बात करें, वो विस्थापित कर रहा है
वो विस्थापित कर रहा है किसको, कॉपर को, ठीक है, किसको विस्थापित कर रहा है, कॉपर को। अब वो अगर हम बात करें, है ना, कॉपर को विस्थापित कर रहा है तो वो कौन सी हो गई, अगर हम बात करें विस्थापन अभिक्रिया हो गई, कौन सी हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, है ना। वही बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो वहां पर क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, हाँ। और वहां पर प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है, ठीक है, और बेसिकली वहां पर आयनों का भी विनिमय हो रहा है, ठीक है, आयनों का भी विनिमय हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बेसिकली, उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। लास्ट अगर हम बात करें C+O2 के CO2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि बेसिकली संयोजन अभिक्रिया हो रही है, मतलब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और जो फोर्थ है ये हो गई हमारी कम्बशन अभिक्रिया, कौन सी वाली, कम्बशन अभिक्रिया, मतलब अगर बात करो दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, ठीक है, हाँ। तो बेसिकली है ना, जो अपना सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है, तो केवल दो, है ना, केवल दो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश तथा विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बेसिकली है ना, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। अगर हम प्रकाश से वियोजन करवा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अगर हम विद्युत से वियोजन करवा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और अगर हम ऊष्मा से वियोजन करवा रहे हैं तो हमें ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या फिर तापीय वियोजन अभिक्रिया कहा करते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं, प्रकाश वियोजन, ठीक है, अभिक्रिया। जो सबसे टफ लोग लगा करते हैं लोगों को, वही हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको याद करना, तो इसके लिए है ना दो कंपाउंड को याद रखना, कौन कौन से, AgCl और AgBr। एक लिखना AgCl और एक लिखना AgBr। क्या लिखोगे, AgCl और AgBr। एक होता है सिल्वर क्लोराइड और एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। अब खुद सोचो, जब मैं इसको जैसे ही, है ना, इसको मैं जैसे ही अगर हम बात करें, सनलाइट लाऊंगा, सूर्य प्रकाश लाऊंगा, क्या लाऊंगा, सूर्य प्रकाश लाऊंगा। यहां पर मैं क्या लाऊंगा, सूर्य प्रकाश लाऊंगा। तो खुद सोचो, सूर्य प्रकाश जैसे ही लाऊंगा, यहां पर बन जाएगा 2Ag। देखो, कॉपी बैठकर बैठो, लेकर बैठो, है ना, और साथ में Cl2 गैस निकल जाएगी। ये तो ठोस रहेगा, ये भी ठोस रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको लेकर आऊंगा तो यहाँ पर बनेगा 2Ag, और बताओ कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ पर ब्रोमाइड था तो ब्रोमीन गैस निकल जाएगी, दैट इज Br2 गैस। पक्का, क्या है, Br2 गैस निकल जाएगी। अच्छा, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा सिल्वर, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये होगा हमारा सिल्वर। ये कौन सी गैस होगी, ये होगी हमारी क्लोरीन गैस। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। ये कौन सी होगी, ये हमारी होगी ब्रोमीन गैस। कौन सी गैस होगी, ब्रोमीन गैस होगी। तो यहाँ पर हमने वियोजन करवाया मेरे प्यारे बच्चों, वो किससे करवाया, वो हमने करवाया अगर बात करें प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। अच्छा, कोई ऊष्मीय वियोजन है ना, क्या कोई ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगला मैं बताता हूं तो मैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, क्या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के माध्यम हम देख सकते हैं क्या, चलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास है ना, मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कर दो, गर्म करने का सिंबल ये है, बनेगा CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में निकल जाएगी CO2 गैस। क्या निकल जाएगी, CO2 गैस। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सॉलिड, ये भी ठोस, और वो होता है गैस। तो ये होता है हमारा कैल्शियम, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में तुम्हें पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। लिख कर आना इनके नीचे नाम, है ना, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारा भी, है ना। स्टाइल मार के आना, ठीक है। स्टाइल कैसे मारोगे, स्टाइल जाओगे डायरेक्ट, है ना, पेपर में जाते से ऐसे ऐसे करके स्टाइल मत मारना, ठीक है। अच्छे से स्टाइल मारना, और कैसे स्टाइल मारना, जैसे सर ने बताया, बट ये नीचे लिख कर आना है, ठीक है, जैसे बढ़िया तरीके से नीचे लिख कर आना। ऐसी चीज़ें मत सीखो, है ना। जो चीज़ें सिखा रहा हूँ वो चीज़ें सीखो,
हे भगवान कैसे स्टाइल नहीं मारना है ना, बताया ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो ये पहला टाइप हो गया, ये भाई साहब दूसरा टाइप हो गया। ठीक है, तीसरा अगर हम बात कर लेते हैं, तीसरे में बता देता हूं, वो होता है हमारा विद्युत अपघटन। कौन सी अभिक्रिया? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विद्युत अपघटन। अच्छा, विद्युत अपघटन में क्या होगा? ठीक है, यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O है जो कैसा होता है? लिक्विड। जैसे ही तुम इसको क्या करोगे? विद्युत अपघटन करोगे। क्या करोगे? विद्युत अपघटन करोगे, मतलब विद्युत धारा प्रवाह करोगे। क्या करोगे? विद्युत धारा प्रवाह करोगे। तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी गैस के फॉर्म में और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी गैस के फॉर्म में। हाइड्रोजन अलग हो जाएगी गैस के फॉर्म में और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी गैस के फॉर्म में। ठीक है, और इस अगर हम बात करें इस तरीके से, तुम देखोगे इसको संतुलित कर दूं तो यह 2 आएगा और ये 2 आएगा। ठीक है, तो यहां पर तुमने देखोगे है ना, तीसरा अगर हम बात करें विद्युत के द्वारा हमने क्या कर लिया? विद्युत के द्वारा हमने क्या कर दिया? अगर हम बात करें विद्युत के द्वारा हमने कर दिया वियोजन। क्या कर दिया? वियोजन। पक्का कॉपी करा तुम लोगों ने? देखो ध्यान से एक बात याद रखो है ना, ध्यान से एक चीज याद रखो कि हम यहाँ पर है ना, हम यहाँ पर बेसिकली मैं तुम लोगों के नोट्स भी बनवा रहा हूँ और इवन चीज़ें देखो कि ये क्वेश्चन ही है तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या इनसे है ना, इनसे इजी क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं कूद जाएगा। ठीक है, हाँ, और कूदेगा भी तो तुम्हें इन्हीं कंसेप्ट से सॉल्व होगा, टेंशन की बात नहीं है। तो भाई इस समय है ना पूरा ध्यान तुम्हारा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एक वियोजन अभिक्रिया और सुन लो। ठीक है, जैसे कि FeSO4। ठीक है, FeSO4 का वियोजन भी होता है फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट, है ना, बुक में दिया हुआ है फेरस सल्फेट का वियोजन कैसा होता है। तो यहां पर 2 ले लो, तो यहां पर बनता है Fe2O3। इसको मैं बोलता हूं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलता हूं? फेरिक ऑक्साइड। एक बात ध्यान रखना, इसको फेरिक ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर Fe के ऊपर +3 होता है और उसके ऊपर +2 होता है। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, इतना भी समझ लो। और साथ में एक गैस निकलती है, वो होती है SO2 गैस, जिसको मैं बोलता हूं सल्फर डाइऑक्साइड। 2 है तो सल्फर डाइऑक्साइड। और एक और गैस निकलती है जिसको मैं बोलता हूं SO3 गैस, जिसको मैं बोलता हूं सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों के नाम लिखना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे, डाई मतलब 2 और ट्राइऑक्साइड मतलब 3 ऑक्सीजन थे, तो मैंने लिख लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है? पक्का? इतनी चीजें पक्का है ना? ठीक है, पंकज भैया की बातें हमेशा याद रखा करो, है ना, तुम्हारे हमेशा भले के लिए बोलते हैं पंकज भैया, बोलते हैं कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, है ना, बताओ, तुम जो बोलते हो वो सारी चीजें करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? हाँ चलो। सो एक चीनी है ना, एक चीनी प्याली में 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया गया है और गर्म किया गया। गर्म करने पर क्या परिवर्तन होता है? भैया एक ध्यान से सुन लो, हमारे पास कॉपर था। क्या था बेटा? कॉपर था, है ना। जब इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस है ना प्रवाहित की जाती है, क्या करी जाती है? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तो उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण, प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम और रंग दीजिए, है ना, और नाम और रंग दीजिए। ठीक है, नाम और रंग दीजिए। चलो बताते हैं इसका क्या करना है। बेसिकली क्या होता है, एक अगर बात करें चीनी प्याली में 1 ग्राम हमने कॉपर पाउडर लिया। क्या लिया? कॉपर पाउडर। ठीक है, कॉपर था, क्या लिया? कॉपर लिया। अब जैसे ही तुम इसको गर्म करोगे ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। कॉपर कैसे रंग का होता है? ऐसे रंग का होता है, ये होता है भूरा रंग। कैसा रंग होता है? इसका रंग होता है भूरा, है ना। अब ये जो भूरा है, भूरा को जैसे ही तुमने गर्म किया तो भूरा हो जाता है कैसा? काला। मैं तो काला हो गया, है ना। भूरा जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यह कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तू आया था तब गोरा कौन सा गोरा था? नहीं, काला गोरा ही था भाई वो, है ना। भूरा था हमारा, भूरा जो हो गया वो कैसा हो गया? अगर हम बात करें काला हो गया। कैसा हो गया? काला। अब इस काले को है ना, कालापन इसको दूर करें, है ना, इसका कालापन दूर करें, तो कोई क्रीम वगैरह मत लगाने लगना, है ना, ये काला को दूर करना है। ठीक है, तो काला पदार्थ बन गया, है ना, काला रंग आ गया इसका। कैसा रंग आ गया? काला रंग। रंग लिखो अच्छे से, है ना, उसकी बेइज्जती मत करो, रंग सारे अच्छे होते हैं, है ना, मेरे प्यारे बच्चे सभी अच्छे हैं। ठीक है, हाँ चलो। जब इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण, प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों का नाम लिखिए, रंग दीजिए। ठीक है, अब ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो कॉपर ऑक्साइड था, है ना, जो कि ठोस अवस्था में था, ये भी ठोस, ये गैस और ये भी ठोस। जैसे इसके ऊपर अपन हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी, कौन सी गैस प्रवाहित करी? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी, इसने बनाया कॉपर और साथ में H2O। क्या बनाया? H2O। ठीक है, कॉपर बनाया और साथ में क्या बनाया? H2O। ध्यान से सुनना, पहले कॉपर को हमने गर्म किया,
ठीक है, कॉपर को हमने क्या किया, गर्म किया, तो उसने क्या बनाया, उसने काले रंग का पदार्थ बनाया जो हमारा था कॉपर ऑक्साइड। कैसा था, कॉपर ऑक्साइड, और जिसका हमने जो कैसे रंग का था, वो कैसे रंग का था, वो रंग था काला। कैसा था, काला। जैसे ही उसके ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी, थोड़ा गैप देते लिखना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जैसे ही हमने प्रवाह करी तो वहां पर क्या बना, वहां पर कॉपर बना और साथ में निर्माण हुआ जल का। तो बेसिकली हमें भूरा वापस मिल गया। तो जब भी है ना कॉपर को गर्म किया जाता है तो वो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है जो होता है काले रंग का। और वही उसके ऊपर वापस तुमने अगर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी तो वो वापस बना लेगा कॉपर जो है भूरा रंग का, और साथ में जल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी ये यू है ना, ये सी लिख लो, नहीं तुम सी ए लिख लो, सी यू है ये। तो ये एक्टिविटी जो है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। पक्का? चलो लिख लिया, आगे बढ़े, आगे मूव करें। चलो, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताना है। ध्यान सुनो। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। एक संतुलित रासायनिक समीकरण दिया हुआ है जहां पर हमने आयरन है ना, लोहे की अभिक्रिया करवाई है किसके साथ, जल के साथ, जहां पर आयरन ऑक्साइड बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली है। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसकी एक बहुत प्यारी सी चीज है कि जब मैंने 3Fe लिखा है ना, जब भी कोई चीज अकेली लिखी होती है तो अपन लिखते थे क्या, अगर हम बात करें जीरो, क्या लिखा रहते करते हैं, जीरो लिखा करते हैं। ठीक है, हाँ। और एक और ट्रिक बताऊंगा जो तुम्हारी बुकिश लैंग्वेज है वो भी दिखा देता हूं। चलो बुकिश लैंग्वेज से ही करते हैं अपन। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज से ही करा करते हैं। ध्यान से सुनो, यहां पर Fe में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग। ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, पहले Fe था, Fe3O4 बन गया, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत या उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत या उपचयित हो रहा है। तो आयरन जो है या तो ऑक्सीकृत हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। Fe है ना, मतलब आयरन, आयरन जो है वो ऑक्सीकृत या उपचयित हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। यहां पर जल क्या हो रहा है बताओ, जल में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है या ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, तो जल का क्या हो रहा है, यहां पर जल का क्या हो रहा है, जल अपचयित हो रहा है। जल जो है वो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, मतलब उसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जल जो है वो अपचयित हो रहा है। अब ध्यान से सुन लो, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जल अपचयित हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, नहीं, जो अपचयित होता है वो ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जल बिल्कुल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसने अगर हम बात करें ऑक्सीकरण करवाया किसका, Fe का, किसका, Fe का। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाले हैं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाले हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पक्का? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, है ना, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम करिए। बेसिकली भूरा रंग हमारा कॉपर ही था। इस भूरे को जैसे अपन ने गर्म किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसने बनाया कॉपर जो कि ठोस अवस्था में था, और जो था हमारा काला, क्या था, काला। तो बेसिकली है ना, तुम लिखना बढ़िया तरीके से कि जो X है वो कौन है, हमारा कॉपर है। कौन है, कॉपर है। और अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X और काले रंग का यौगिक, और जो काले रंग का यौगिक है, पहला तो ये लिखना है ऐसे करके। ठीक है, और काले रंग के यौगिक में क्या लिखोगे, रंग का यौगिक में क्या लिखोगे, यौगिक में क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे तुम, अगर हम बात करें कॉपर ऑक्साइड, क्या लिखोगे, कॉपर ऑक्साइड, है ना, कॉपर ऑक्साइड। और इस Cu के साथ ये लिखना, कॉपर भी लिखना है ना, Cu और साथ में क्या लिखना, कॉपर, है ना, इसके ब्रैकेट में लिख लेना ऐसा कॉपर। ठीक है, पक्का? हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ, ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है कि 25 ml है ना जल युक्त AB, है ना, क्या है हमारे पास,
ए बी तथा सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए, मतलब 3 बीकर है हमारे पास, है ना। पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है ना, तीसरे का नाम क्या है, सी है ना। और ए बी सी तथा बीकरों में कुछ मात्रा में हमने क्या क्या लगाया, एक NaOH मिलाया, एक निर्जल CuSO4 बनाया और एक NaCl मिलाया। यह प्रेक्षित किया गया कि बीकर ए और बी के विलयन में तापमान की वृद्धि हुई, मतलब ए और बी में क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, है ना, इसमें भी इंक्रीज हुआ। और जो सी है ना, वृद्धि हुई, जबकि सी में विलयन में तापमान में कमी हुई, इसमें क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, ए और बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, बिल्कुल, तापमान बढ़ा मतलब हीट रिलीज हुई होगी तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हुआ होगा। बीकर ए तथा बी में ऊष्माशोषी प्रक्रम हुआ, गलत, है ना। सी बीकर में ऊष्माक्षेपी हुआ, गलत। सी बीकर में ऊष्माशोषी हुआ, सही, क्योंकि इसका टेम्परेचर गिरा ना। तो बेसिकली हमें देखना था कि फर्स्ट एंड फोर्थ किसमें था, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित बताइए। तो ऊष्माक्षेपी क्या होती है, जिसमें ऊष्मा अगर बात करें निकलती है ना, ऊष्मा का निकाश होता है। और वही बात करें ऊष्माशोषी की, तो जहां पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा अब्जॉर्ब होती है ना, ली जाती है। तो ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास CH4 है गैस, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन का हम दहन जैसी करेंगे ऑक्सीजन गैस के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिलीज होगी क्या, अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, हाँ, और साथ में जल बनेगा, जो बनेगा 2H2O। इसको 2 कर लो, इसको 3 कर लो, ठीक है, तो 2 वहाँ चलेगा, 2 नहीं 2O2 आएगा, 2 आएगा, है ना, 2O2। तो बेसिकली यहाँ पर है ना CH4 + 2O2, है ना, ये क्या है, हमारी ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है ना। साथ में क्या निकलती है, प्रकाश निकलता है इसमें, और साथ में निकलती है ऊष्मा, हीट, ठीक है, क्या निकलती है, हीट, ठीक है। तो एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ऊष्माशोषी क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, है ना, जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये 3 तरीके की होती है, विद्युत अपघटन, वियोजन अभिक्रिया, है ना, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, जिसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, ठीक है। सॉरी, वियोजन अभिक्रिया में देखा था, क्या देखा था, वियोजन अभिक्रिया में देखा था, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तुम गर्म कर दो, क्या कर दो, गर्म कर दो, है ना, तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए थे, है ना, बड़ा ही सिंपल सा था जो आप लोगों को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, संतुलित कीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ना, वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, नाइट्रोजन गैस जो अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो ये मिलकर बनाते हैं अमोनिया, जो होता है NH3। क्या बनाते हैं, NH3 गैस। अब इनको अभिक्रिया को संतुलित करते हैं अपन। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 लगा लो। चलो अब हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं, अगर बात पहले नाइट्रोजन देखो, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो यहाँ पर 3 लगा लो, देखो संतुलित हो गई, है ना। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, है ना, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम बात करें बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है H2S, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, इनके नीचे लिखना बढ़िया स्टाइल मार के, हाइड्रोजन सल्फाइड, और साथ में इसका क्या कर रहे हैं अपन, दहन कर रहे हैं। ये मिलकर बना रहे हैं क्या, जल, जो होता है H2O, और साथ में बन रही है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। चलो पक्का, हाँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं और एक 3, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 3 O2 ले लो, ठीक है। अब देखोगे तुम 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं, है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 कर दो, तो अब हो गए कितने, 2 ऑक्सीजन ये रहे, और 2 ऑक्सीजन, सॉरी 4 ऑक्सीजन ये रहे, तो ये हो गए 8। सल्फर कितने हैं वहाँ पर, 2 हैं, तो यहाँ 2 सल्फर कर दो, ठीक है। तो 2 सल्फर और 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 सल्फर, ठीक है, संतुलित हो गया। इस तरीके से आप इसको संतुलित कर सकते हो। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बैरियम क्लोराइड, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बैरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है वो होता है Al2SO4, ठीक है, Al2SO4, है ना, और होल थ्राइस ये होता है। साथ में इसके अपन क्या लेते हैं, बैरियम क्लोराइड, ठीक है, ये बनाता है क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है AlCl3, और साथ में बनता है क्या, बैरियम सल्फेट जो होता है हमारा BaSO4,
सॉलिड, ये एक अवक्षेप होता है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, इसको करना कैसे होता है मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके आवेश इक्वल कर दो। क्या कर दो? आवेश इक्वल कर दो। एल्यूमिनियम पर आवेश जो होता है वो होता है +3, 2 है तो यहाँ पर आ गया +6, और इसके ऊपर आ जाएगा -6। बैरियम के ऊपर आवेश होता है +2 और Cl के ऊपर क्या होता है -2। ये अगर पता हो तो बिल्कुल पता होना चाहिए। 2 Cl के ऊपर -2 होता है, 1 Cl के ऊपर -1। अब क्या कर दो? इनके आवेश इक्वल कर दो, तो यहाँ पर कर दो 3। देखो तो यहाँ पर +6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनके प्लस माइनस क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। वही बात करें, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने थे? 2, तो यहाँ पर 2AlCl3 लगा दो। यहाँ पर बैरियम कितने थे? अगर हम बात करें 3, तो यहाँ 3 बैरियम लगा दो। देखो संतुलित हो चुकी है। बड़ी सिंपल सी थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पोटेशियम धातु की अभी अभिक्रिया करी थी हम किसके साथ करवा रहे हैं? जल के साथ। तो खुद सोचो, पोटेशियम क्या करता है? जल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल सी बात, इसको संतुलित करने के लिए इस तरीके से हम लिख लेते हैं। इन सभी के नीचे इनके नाम लिखना। पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये क्या होता है? एक्वस होता है। ये क्या होता है? लिक्विड होता है। ये क्या होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पक्का? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनो। H के ऊपर होता है प्लस और NO3 पर क्या होता है? माइनस। Ca पर होता है +2 और इसके ऊपर क्या होता है? -2। 2 OH है तो -2। अब इनके प्लस माइनस इक्वल कर दो, तो 2 यहां ले आओ तो ये आ जाएगा 2HNO3। अब देखोगे 2 प्लस हो चुका है, 2 माइनस हो चुका है। अब देखो ध्यान से, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, कैल्शियम कितना है? 1 है ना। कैल्शियम 1 है तो यहां पर तो ये संतुलित हो गया। अब यहां पर तुम देखो हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर 2, और OH कितने हैं? 2। एक H प्लस और एक OH माइनस मिलकर बनाता है H2O। यहां पर तुम देखोगे 2 H प्लस है, 2 OH माइनस है, इसलिए बनेंगे 2 H2O। ये संतुलित हो गई। ध्यान से तुम देखोगे Na पर प्लस होता है, OH पर माइनस। H के ऊपर +1 होता है, 2 है तो +2, और इसके ऊपर क्या आएगा? -2। अब क्या करो? इनके प्लस माइनस इक्वल करने के लिए 2 NaOH लिख दो। ठीक है, अब 2 OH है, 2 H प्लस है, तो कितने बन जाएगा? 2H2O। ठीक है, 2 Na थे तो 2 Na आ गए। ठीक है, हाँ भाई, SO4 एक था तो SO4 एक आ गया। सिंपल सी बात। Na प्लस Cl माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस। ठीक है, तो देखोगे इन प्लस माइनस पहले से इक्वल है, मतलब ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। पहले से ही संतुलित है, पहले से ही संतुलित है, पहले से ही क्या है? संतुलित है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अच्छा, यहां पर तुम देखोगे Ba के ऊपर +2, Cl के ऊपर -2। ठीक है, 2 Cl है तो इसलिए -2, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2, तो इनके प्लस माइनस इक्वल है। Ba कितने हैं? यहाँ पर 1 है। SO4 कितना है? 1 है। तो देखो ये तो संतुलित है। अब तुम देखोगे 2 H है और 2 Cl है, तो बनेंगे 2HCl। ये संतुलित हो गए, 2HCl, ये संतुलित हो गई। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी वो टेबल बना के भी करना हो तो वो भी कर सकते हो, कुछ नहीं दिक्कत है। लेड नाइट्रेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड विलयन की वाली परख नली में डाला जाता है। अवक्षेपित यौगिक का नाम और सूत्र लिखिए। बेसिकली क्या होता है? लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस, और जैसे ही इसमें पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं अपन, तो Pb के ऊपर होता है +2, इसके ऊपर क्या होता है? -2। देखो समझाने के लिए मैं बताता हूँ, इसके प्लस माइनस मत लिखना। K के ऊपर प्लस और I के ऊपर माइनस, इनके प्लस माइनस इक्वल करने के लिए हम लिखते हैं 2KI। फिर क्या करते हैं? पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाता है, बनाता है KNO3, और दूसरे वाले का, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, तो ये बनाता है Pb, है ना। और Pb के ऊपर +2 और I के ऊपर माइनस, तो ये 1 यहाँ 2 यहाँ बन जाएगा PbI2। क्या बन जाएगा? PbI2। ठीक है, हाँ, ये जो बन जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो लेड नाइट्रेट था वो क्या था? एक्वस। पोटेशियम आयोडाइड क्या था? एक्वस। ये जो चीज बनी, ये बनती है सॉलिड, जो एक होता है पीला अवक्षेप। कैसा होता है? पीला अवक्षेप। तो अवक्षेपित यौगिक का नाम और रंग लिखिए। तो नाम होगा इसका लेड आयोडाइड। क्या होगा? लेड आयोडाइड, है ना। जो कैसा अवक्षेप होता है? जो होता है पीला अवक्षेप। कैसा अवक्षेप होता है? पीला अवक्षेप। क्लियर है? पक्का? सिंपल सी बात। अगर इसको भी, है ना, अगर तुम्हें इक्वेशन समझने नहीं आती, अगर इक्वेशंस के फॉर्मूले लिखने नहीं आते, तो सिंपल सी बात, बैक टू बेसिक्स वाली क्लास है, उसको भी तुम देख सकते हो, है ना। अभी तो अपन सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर आ जाएगा 2KNO3। ठीक है, तो शामिल प्रतिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये हमने लिख लिया, ये जो लिखा हुआ है ये क्या आएगा? लेड नाइट्रेट, ये आएगा पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये आएगा लेड आयोडाइड,
और ये आएगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या आएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है? पक्का आया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने उत्तर की पुष्टि करने वाली इस अभिक्रिया के प्रकार का नाम लिखिए। अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ये सेकंड हो गया, और ये अगर हम बात करें ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया। थर्ड वाले का जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया। और ब्रैकेट में लिखना है ना, ब्रैकेट में लिखना ना, है ना, अभिक्रिया। अगर हम बात करें और इसके लिखना अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ अवक्षेप भी बन रहा है ना, इसलिए तुम लिख सकते हो अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी एक्स पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। पदार्थ एक्स का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, हाँ, और एक में लिखे अभिक्रिया की जल के साथ अभिक्रिया करवाइए। तो बेसिकली सफेदी करने के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन का उपयोग, और वो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, फर्स्ट वाले का अगर हम आंसर करें तो जो एक्स होगा वो क्या होगा, है ना, जो एक्स होगा, एक्स जो होगा वो होगा हमारा क्या, एक्स जो होगा वो होगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और बेसिकली ये कैसे होता है? क्योंकि भाई इसके जलीय विलयन का उपयोग, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, हाँ, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसका उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। तो बेसिकली सेकंड और फर्स्ट वाले का आंसर ये होने वाला था, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या टफ है? नहीं। अच्छा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है भाई? क्यों संतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं, मतलब सॉरी, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करा करते हैं? हमें बताइए कि क्या नीड है संतुलित रासायनिक समीकरण की। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें, जितने अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है उतने ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जिंक है। क्या है? जिंक। और ये अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 एक्वस के साथ। ठीक है, जिंक सॉलिड है, ये बनाएगा क्या? ZnSO4 एक्वस, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर मैं एक टेबल बनाऊं, है ना, यहां पर मैं लिखूं तत्व, ठीक है, यहां पर लिखूं LHS मतलब अभिकारक। क्या लिखें? अभिकारक, है ना, अभिकारक। और यहां पर हम लिख लें क्या? उत्पाद। ठीक है, तो तत्व के परमाणु, है ना, परमाणु की संख्या। सबसे पहले हम जिंक की बात करें, फिर हम बात करेंगे किसकी? अगर हम बात करें जिंक, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर, और फिर ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे जिंक कितना है? 1। राइट हैंड साइड में कितना है? 1, है ना, जो RHS होता है अपना। ठीक है, 1, है ना। अगर तुम देखोगे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड कितने हैं? 2। दिख रहे हैं? ठीक है, वही बात करें सल्फर की, सल्फर कितना है? 1। राइट हैंड साइड कितना है? 1। वही बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 4। ठीक है, और राइट हैंड साइड कितना है? उसका भी 4 है। तो बेसिकली यहाँ पर तुम देखते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों और जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या है? समान है। परमाणुओं की संख्या जो है वो क्या है? समान है। और इसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब तुम बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि जहां पर, है ना, जहां पर परमाणुओं की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में समान ना हो उसे हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये बात क्लियर है? बढ़े आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। ठीक है, तो ये तो हमने कर चुके हैं, है ना, अभी करा हुआ है। ठीक है, ये तो करा हुआ है, ये भी करा हुआ है ना, कैल्शियम नाइट्रेट वाला। चलो, अच्छा, एक और क्वेश्चन की बात करता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए, है ना। क्यों कहते हैं भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ठीक है, तो श्वसन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर, है ना,
ऊर्जा मुक्त करता है। हमारे शरीर की कोशिका को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ना, या कोई खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर ये बनाता है 6CO2 गैस, और साथ में जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है, और साथ में ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा भी कितनी निकलती है अगर हम बात करें, ठीक है, जिसकी यूनिट है 38 ATP। ठीक है, 38 ATP लगभग ऊर्जा निकलती है। तो अपने को बस इतनी बात याद रखनी थी कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसके नीचे तुम लिख सकते हो ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा ही सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा जल है। क्या है? जल। और ऊर्जा उसके साथ मुक्त हो रही है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? पक्का? बढ़े आगे। हाँ, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती थी कि जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता था, और वही संयोजन अभिक्रिया में जस्ट उल्टा होता था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करा करते थे। तो बस वही बात है, जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया कर एक उत्पाद बनाते हैं। कितना उत्पाद बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से, है ना, दो से, है ना, अधिक है ना, यौगिक में विघटित होता है। इसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अगर मैं संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल बताऊं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल बताऊं, ठीक है, अभिक्रिया का एग्जांपल बताऊं, तो यहां पर तुम देखोगे, मान लो मेरे पास क्या है? मान लो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, जो जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली ये हमारे पास क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, हाँ भाई, ये क्या हो गया? हमारे पास जल हो गया। ये हो गया हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर अगर बात करें, निर्माण कर रहे हैं किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये दो अभिकारक थे, वो मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। वही बात करें वियोजन अभिक्रिया की। किसकी बात करें? वियोजन अभिक्रिया की। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा भाई? एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास CaCO3 है, ये टूटेगा, बनाएगा CaO प्लस CO2। ठीक है, गैस है ना, ये क्या है? सॉलिड, और ये क्या है? सॉलिड। तो ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और जैसे कि तुम्हें पता है CO2 का नाम लिख लेना, वो है हमारा कैल्शियम, वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी के नाम तुम्हें पता होना चाहिए कि किस केमिकल का क्या नाम है। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा है ना। एक बैक टू बेसिक्स करके सीरीज लाई थी मैंने, तुम लिखोगे जैसे यूट्यूब पर बैक टू बेसिक्स बाय पंकज बोरासी, तो वहाँ पर एक लेक्चर डाला हुआ है जहाँ पर मैंने किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखने का तरीका बताया। ठीक है, तो वहाँ पर तुम देख सकते हो। बाकी इवन है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बड़ा ही सिंपल सा एक आंसर था जो आपको सामने आ चुका है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि भाई एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का नाम, उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। इस अभिक्रिया का समग्र रासायनिक समीकरण लिखिए। ये होमवर्क है। अब तुम्हें बताना है कि वो भूरा रंग क्या है भाई, भूरे रंग का यौगिक कौन सा है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वो क्या है? वो है कि लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन का रासायनिक समीकरण लिखिए ना। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लियर है? चलो करें अपन। तो बेसिकली अगर हम बात करें लेड नाइट्रेट की, तो लेड नाइट्रेट जो होता है हमारा होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड अगर हम बात करें नाइट्रेट, जो कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो ये बनाता है लेड ऑक्साइड। क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड। और यहाँ पर दो गैसेस निकलती हैं। पहली निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो होती है NO2 गैस। ये तो ठोस होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। फिर साथ में निकलती है ऑक्सीजन गैस, क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। चलो, तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ लेते हैं 2 Pb, ये 2 यहाँ आता है 4 और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, पक्का? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। तो बेसिकली देखो, मेरे पास आ गया ZNO, है ना, प्लस बाद में अगर हम बात करें, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, है ना। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा। एक मेरे पास आ गया क्या? ZNO, और यहाँ पर तुम देखोगे, ठीक है, यहाँ पर C किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? ZNO प्लस C, ये बना रहा है Zn प्लस CO, ठीक है। यहाँ पर ZNO आ गया सॉलिड, ये आ गया C सॉलिड, ये Zn सॉलिड और CO क्या आ गई? गैस। अब तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? बताओ, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। और जहां पर भी ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जहां पर भी ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन का निकलना होता है, वो कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन, ठीक है, अपचयन, ठीक है। हाँ भाई, मतलब यहां पर तुम बोल सकते हो कि ZNO अगर हम बात करें, है ना, अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। वही बात करें, कार्बन जो है वो किस में बना रहा है? कार्बन CO में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कार्बन, कार्बन, है ना, कार्बन अगर हम बात करें किस में हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन का योग हुआ है ना। कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो एक से ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसका क्या होगा? अपचयन। और जहां पर से ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका क्या होगा? अगर हम बात करें उपचयन, ठीक है। तो उपचयित पदार्थ जो है ना, वो है हमारा कार्बन ना। उपचयित पदार्थ कौन है? उपचयित पदार्थ वो है हमारा कौन? कार्बन। क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। क्लियर है? पक्का? बढ़े आगे, चलो। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, है ना, ठीक है, इसके एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो 1 सेकेंड, ठीक है, अगर तुम्हारे सामने मान लो ये आ जाए, ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, चलो, मानो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए, क्या? एक और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, फिर एक और क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास आ जाता PbO, है ना, क्या आ जाता? PbO, और साथ में मेरे पास आ जाती क्या? लाइक Pb होता, और साथ में मैं ले लेता C, ठीक है, क्या ले लेता? C। ये बनाते हैं लेड, ठीक है, और साथ में बन जाता क्या? CO2। CO2 गैस, लेड सॉलिड, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर? अपचयन उपचयन किसका हो रहा है? ठीक है, अपचयन उपचयन किसका हो रहा है? उपचयित पदार्थ बताओ, उपचयित पदार्थ। तो भाई कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो रहा है, तो यहां पर उपचयित पदार्थ क्या जाएगा? कार्बन। अच्छा, अपचयित पदार्थ बताओ, अपचयित पदार्थ बताओ। तो अपचयित पदार्थ कौन होगा? जिसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, वो है हमारा लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड। तो ये आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए, आपको घबराना नहीं है ना, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अगर हम बात करें, ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात याद रखना, जिसका उपचयन होता है, मतलब कार्बन उपचयित हो रहा है, वो एक अपचायक होगा। क्या होगा? अपचायक होगा। कार्बन यहां पर क्या होगा? एक अपचायक होगा। क्योंकि जो उपचयित होता है, देखो खुद अगर हम बात करें, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? ले रहा है, तो वो किसी ना किसी से ले रहा होगा, और जिससे ऑक्सीजन ले रहा होगा उससे ऑक्सीजन निकल रहा होगा, मतलब उसका हो रहा होगा अपचयन। और ये खुद क्या होता है? अगर हम बात करें उपचयित होता है, तो अपचायक वो होते हैं जो स्वयं क्या होता है? स्वयं अपचायक वो होता है जो स्वयं क्या होते हैं? उपचयित होते हैं। क्या होते हैं? उपचयित होते हैं, ठीक है।
और अगर बात करें जो दूसरों को है ना, या अन्य, अगर बात करें यौगिक को या अन्य को, है ना, अन्य को, है ना, अपचयित करते हैं। मतलब खुद का क्या कर लें, उपचयन कर लें, और दूसरे को क्या कर दें, अपचयित कर दें, मतलब ये अपचयन करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसे को अगर बात करें, ऐसे को हम बोलते हैं क्या, अपचायक। वही बात करें अपचयित पदार्थ क्या होगा, ये एक ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीकारक, क्योंकि ये खुद तो अपचयन हुआ, इनका खुद का क्या हुआ, अपचयन हुआ, पर इन्होंने दूसरे का क्या कराया, अगर बात करें ऑक्सीकरण करवाया। क्या करवाया, ऑक्सीकरण करवाया। तो ये स्वयं क्या होते हैं, स्वयं अपचयित होते हैं। स्वयं क्या होते हैं, स्वयं अपचयित होते हैं, अपचयित होते हैं, एवं अन्य को, एवं अन्य को, अन्य को उपचयित या ऑक्सीकृत करते हैं। उपचयित या ऑक्सीकृत करते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों सेम टर्म है ना, दोनों सेम टर्म है, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल सा था, जो आप लोगों को पता होना चाहिए था। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा था जो मैंने तुम लोगों को करवाया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया बनाता है। इस कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए और इस अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या होती है, N2 होती है। ये अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन गैस के साथ। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, NH3 गैस। और बेसिकली ये जो है ना, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और ये क्या है, अमोनिया गैस है। ठीक है, क्या है, अमोनिया गैस है ना। अच्छा, रासायनिक समीकरण लिखना था इसके लिए, तो रासायनिक समीकरण लिख लिया। ठीक है, अमोनिया बनाते हैं। इस कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में लेंगे और अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। ये अभिक्रिया हो जाएगी, अभिक्रिया का प्रकार तुम लिखोगे तो वो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। जहां दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है, पक्का। तो ऐसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमने करे, काफी सारे क्वेश्चंस हमने करे। ठीक है, हाँ, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संचारण क्या है, धातु को संचारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि कई धातुएं जो होती है वो खुली, हाँ, वायु में, या अगर बात करें आर्द्रता या नमी के संपर्क में आने पर, है ना, अपने सतह पर एक अवांछित पदार्थ बना लेती है, अवांछित पदार्थ की परत बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। यह एक अवांछित पदार्थ की परत बना लेती है। ठीक है, अदर धातु, देखो लोहे में तो जंग लगती है, अदर धातु में क्या होता है भाई, जैसे कॉपर पे तुम देखोगे भूरे, हाँ सॉरी, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, चांदी जो होती है वो काली हो जाती है। तो ये ऐसी परत चढ़ा लेती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसके कारण वो क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। और इस फिनोमिना को, इस परिघटना को हम बोलते हैं संचारण। सो खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है, तो इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेता है, जिससे धातु का क्षय क्षय होने लगता है ना, क्षय होने लगता है। इस परिघटना को संचारण कहते हैं। शनै शनै क्षरण मतलब संचारण। धातु को संचारित होने से बचाने के लिए हम क्या कर दो भाई, जस्तीकरण कर दो, मतलब लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दो। पेंट करके तुम बना सकते हो भाई, ठीक है, जिससे वो नमी और उसके संपर्क में ना आए, आर्द्रता के संपर्क में आए। तेल या ग्रीस लगाकर भी उसका कर सकते हो, तुम बचाव कर सकते हो। क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़ते। अच्छा, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग की जाने वाली वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल चलो करवा ही देता हूँ। बेसिकली क्या है, AgCl। मैं चाह रहा था ये होमवर्क दे दूं, बट सुन लो, इसको पॉज करके तुम लिखो। एक होता है AgBr, तो ये है ना, इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग होता है किसमें, अगर बात करें श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। यहाँ पर बनता है Ag सॉलिड और साथ में Cl2 गैस निकलती है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर बनता है Ag सॉलिड और साथ में Br2 गैस निकलती है। इन सभी के नीचे नाम जरूर लिखना। जैसे ये क्या होता है, ये होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या होता है, हमारा सिल्वर होता है। ये होती है हमारी क्लोरीन गैस। क्या होती है, क्लोरीन गैस। वही बात करें, ये क्या होता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है, ब्रोमाइड। ये होती है सिल्वर। ये क्या होता है, ब्रोमीन गैस। ठीक है, तो ये काफी सारे, अगर बात करें क्वेश्चंस जो थे हमने कंप्लीट करे, प्रैक्टिस करी। ठीक है, काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के हमने प्रयास करा। ठीक है, एक और क्वेश्चन
एक और क्वेश्चन जो है, अगर हम बात करें, ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। चलो, और भी अगर बात करें, मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं, है ना, बड़ा ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे कि हमने एक अभिक्रिया देखी थी कि जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, वो होती है हमारी कौन सी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके बाद है ना तुम एक और ट्राई करा करो कि कभी भी है ना इस तरीके की चीज़ें हो जाए, है ना, इस तरीके के मैंने जो तुमसे डिस्कस किए, ये क्वेश्चन जो डिस्कस किए, इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, है ना, अपने घर पर एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। ठीक है, जो हमारी महामैराथन हुई थी, ठीक है, महामैराथन हुई थी जिसमें हमने क्या करा था, मैराथन जो हुई थी, यहाँ पर मैंने लगभग 5 घंटे पढ़ाया था 2 चैप्टर्स को। ठीक है, तो वो देख सकते हो, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए कि भाई थ्योरी कैसे कवर करनी है और सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो महामैराथन का भी तुम देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है, फिजिक्स वाला के अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो तुम उसे देख सकते हो। ठीक है, और बस यही कहूँगा कि इनको तुम अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो, है ना, इन क्वेश्चंस को बार बार देखो किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, और फिर अगर बात कर ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, इसे नोटबुक में ज़रूर नोट करना, ताकि इन्हीं में से तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो इसी के साथ हम करते हैं इस लेक्चर को खत्म, है ना, समाप्त। जल्द ही मिलेंगे अगले नए लेक्चर के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।